Dear friend, welcome to our channel AEH. You are welcome again to our YouTube channel. In the last video, we have discussed about the electrovalent bond and the condition of the forming of electron bond. Now we see the electrovalency. अब electrovalency की बात करते हैं. First of all, actually, if we see one atom, two atom and the molecule of this NaCl, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है जो इसको मिल जाता है. तो सीधी सी बात यह है कि Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है. क्या करता है? लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. और Cl क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि Cl इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है और Na जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है. तो फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है. अब अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, एक ये एटम है ना, एक Cl एटम है, और दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके एक तो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है, एक नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है. तो इस कंडीशन में है ना, कोई भी दो या दो से ज़्यादा एटम जो एटम आपस में जुड़ रहे हों और जुड़ करके वो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हों, तो उनमें जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं, यानी कि इस बॉन्ड के बनने में कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है. अब जैसे Na की बात करते हैं तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है ना Cl को शिफ्ट कर दिया है, Cl को डोनेट कर दिया है, तो उस कंडीशन में Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी. और इसी तरह Cl की बात करते हैं तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी. तो अब हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं. We have written the number of the lost or gained electron during the formation of electrocovalent or ionic bond. इलेक्ट्रोकोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बनने में कोई भी एटम है ना, जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है यानी कि किसी परमाणु को देता है और गेन करता है यानी कि किसी एटम से कोई एटम लेता है, तो उसका नंबर ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकोवैलेंसी कहलाती है ना. वही जितने नंबर इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस किए हैं तो उतने नंबर को क्या कहेंगे? उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोकोवैलेंसी कहेंगे. जैसे अब हम बात करते हैं MgCl2, अगर ये बना है ना, तो इसमें इस कंडीशन में देखिए क्या होता है. MgCl2 के बनने में Mg अपने आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और Cl क्या करता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है, यानी कि दोनों Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं. तो अगर हम देखें तो Mg जो है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और Cl जो है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भैया 1 है क्योंकि Cl 2 हैं, तो दोनों की एक है तभी तो 2 हो रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने में कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन एंड जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर ही क्या कहलाएंगे? उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएंगे. अभी बात करते हैं आगे. नाउ वी आर गोइंग टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड के बनने को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, उनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वी सी, अगर दो एटम आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ना, उन दो एटम में एक कैटायन होता है, जो कि पॉजिटिव आयन होता है, और एक होता है एनायन जो कि नेगेटिव होता है. अगर इस कंडीशन में देखें तो कैटायन जो होगा हमारे पास, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये क्या कर सकता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है. अगर एनायन की बात करें तो इस एनायन की भी कुछ कंडीशन ये रहती है कि इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. कितने होने चाहिए? 5, 6 और 7. इतने इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना. तभी क्या कर पाएंगे? ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़कर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे. अब इसी लैंग्वेज को हम लिखते हैं, तो यही बात हम लिख चुके हैं. द एटम विच चेंज इनटू कैटायन, जो एटम कैटायन में चेंज होता है यानी कि पॉजिटिव बनता है, शुड पजेस 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो उसमें है ना 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन,
द अदर एटम विच चेंज इनटू एनायन, और जो दूसरा एटम एनायन में चेंज हो रहा है, शुड पोजेस 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 होना चाहिए, तभी वो बना पाएंगे। जैसे कि हम फिर से एग्जांपल वही ले लेते हैं, NaCl बन रहा था ना, तो उस कंडीशन में अगर Na की बात करते हैं तो Na के पास 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl के पास 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, कैटायन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हो रहा है, और एनायन के पास है ना आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना। और जो भी पीछे एग्जाम्पल हमने बताए हैं, अगर आप उनको करके देखोगे तो सेम यही कंडीशन निकलेगी। तो अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। सेकेंड फैक्टर वी हैव रिटन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को पहले आप समझें कि किसी भी एटम से, जबकि वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट फॉर्म में हो, उस कंडीशन में अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उससे है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी के अमाउंट को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल से जब परमाणु गैसीय स्टेट में है ना, गैसीय स्टेट में होना चाहिए और आप आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, उससे आप क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहते हैं या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहते हैं, तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ही कम होगी उतनी ही ईजिली क्या हो जाएगा, हमारा जो कैटायन है वो बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन उतनी ईजिली बनेगा जितनी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और हमें चाहिए क्या होता है, पॉजिटिव आयन ही बनाना होता है। तो यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम है उतना ही क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो बनने में आसानी होगी। तो ये बात हम लिख लेते हैं। तो वी हैव रिटन द सेकंड फैक्टर, दूसरे फैक्टर के बारे में लिख चुके हैं। एज वी नो दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी एलिमेंट की, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, तो वो एनर्जी होती है जिसकी ज़रूरत हमें किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में पड़ती है। ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, वो गैसेस एटम होना चाहिए आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, टू कन्वर्ट इट इनटू कैटायन, इसको है ना कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए ये एनर्जी ज़रूरी होती है। हैंस द लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ईजर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायन, जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही आसानी से क्या हो जाएगा, जो कैटायन है वो बन जाएगा, एंड हैव ग्रेटर चांस टू फॉर्म आयनिक एटम, और इससे क्या हो जाएगा, जो आयनिक एटम होंगे या आयनिक बॉन्ड होंगे, सॉरी आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रीज़न, इसी कारण की वजह से एल्कली मेटल हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयनिक एटम, यही कारण है कि एल्कली मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने की, यानी कि एल्कली मेटल ज़्यादा आसानी से जो है आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा फैक्टर देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड फैक्टर। वी हैव रिटन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें है ना, किसी भी एटम से जब वो उसी तरह कहीं में होना चाहिए कि गैसेस स्टेट में होना चाहिए, है ना, आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, उस किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी लगाई जाती है उसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि हमारे जो हैलोजन है ना, उन हैलोजन में क्या होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो इसमें जो ऊर्जा रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमने शॉर्ट में लिख दिया है EA। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। और ये जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी भी ज़्यादा होगी, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी भी ज़्यादा होगी उतना ही आयनिक बॉन्ड बनना आसान हो जाएगा। इसीलिए बात करते हैं हैलोजन्स की। तो हैलोजन्स क्या करते हैं, वो आयनिक बॉन्ड है ना बड़ी आसानी के साथ में बनाते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि Cl की बात करें तो Cl क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी। तो इसी बात को लिखते हैं।
वी हैव रिटन द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमने आपको वैसे बता दिया, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड। ये है ना, जो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन आइसोलेटेड गैसेस एटम टेक्स अप एक इलेक्ट्रॉन। जब कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन रहता है टू फॉर्म एनायन बनने के लिए, तो इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताया। अब आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे इफेक्ट करेगी। ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईजर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उतना ही आसानी से क्या होगा, जो एनायन होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा, वो बन जाएगा, उसका फॉर्मेशन उतनी आसानी से होगा। हैलोजन्स पजेस हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं, सो द फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज़ वेरी कॉमन इन हैलोजन। इसीलिए जो हैलोजन होते हैं उनमें बहुत कॉमन सी बात होती है कि वो एनायन बना देते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर लैटिस एनर्जी। सबसे पहले जान लीजिए कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी जो होती है वो अमाउंट होता है जब फ्री आयन होते हैं दो, और फ्री आयन वो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है जब वो एक मोल बना रहे होते हैं किसी क्रिस्टल का, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी यूज़ होती है उसको आप लैटिस एनर्जी बोलते हैं। यानी कि दो एटम हैं, दो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं और है ना, कंबाइन होकर वो क्या बना रहे हैं, एक मोल बना रहे हैं। तो इसमें जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी कहलाएगी। और बात यह है कि आयनिक बॉन्ड को कैसे ये प्रभावित करेगी। तो इसमें अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड जो है उतना ही ज़्यादा कैस हो जाएगा कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। द थर्ड फैक्टर लैटिस एनर्जी बताया जा चुका है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री एटम कंबाइन टुगेदर। वह एनर्जी जब दो फ्री एटम होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं टुगेदर टू फॉर्म वन मोल ऑफ ए क्रिस्टल। एक मोल क्रिस्टल बनाने के लिए जब जुड़ जाते हैं इस कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है। हायर द लैटिस एनर्जी द ग्रेटर विल बी द केस ऑफ फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही गैस हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा गैस बन जाएगा कि आयनिक कंपाउंड बने या आयनिक बॉन्ड बने, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो वी सी द करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड के गुणों की, इसके लक्षणों की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फिजिकल स्ट्रक्चर। अगर इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दे आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, है ना, जैसे कि नमक है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो उनकी लैटिस होती है, लैटिस में वो रेगुलर पाए जाते हैं। जैसे कि आप एक जालसा बना लीजिए ना, सही है, इस तरीके से कुछ है ना, जो ये लैटिस रहेगी इनकी, ये जो जाली रहेगी तो वो है ना रेगुलर वे में इस तरीके से पाए जाएंगे, तो इसीलिए क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि दो एटम हैं और दोनों एटम जो है ना अपोजिट चार्जड एटम है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा एटम नेगेटिव है, और जब वो आपस में जुड़ते हैं तो कहीं से जुड़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब वो जुड़ गए हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम उनको तोड़ना चाहें, है ना, उनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होंगे। हमने लिखा है सिंस द आयंस ऑफ दीज कंपाउंड आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। ये जो आयन होते हैं ना किसी कंपाउंड में टाइटली हेल्ड हो जाते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है ऐसा कि उनको टाइटली हेल्ड कर लेता है। हैंस अ ह्यूज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस। इसीलिए क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए है ना खूब ऊर्जा की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दश इस प्रकार दे हैव हाई मेल्टिंग और एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रकार इनमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। 2 पॉइंट और हैं, उनको देखो, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। तो देखिए सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये क्या होता है, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जिनमें एक सिरे पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज हो,
ऐसे जो सॉल्वेंट होंगे उनको पोलर सॉल्वेंट कहेंगे, है ना। यही पोलरिटी होती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो उस कंडीशन में ये भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले ही हैं, है ना। और ऐसे इनको हमने क्या में डाल दिया है, सॉल्वेंट में डाल दिया है। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे, है ना, जैसे सच एज वाटर, जैसे कि पानी में होते हैं। बट इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि वो जैसे C6H6 है ना, बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं कि ये इनमें सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि ये पोलर नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनका प्रवाह होता है या नहीं होता है। तो यूजुअली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इनमें प्रवाह नहीं होता। लेकिन इन द मॉल्टन स्टेट, अगर ये मॉल्टन स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना शुरू कर देता है, या फिर सॉल्यूशन के अंदर डालें इनको, तो उस कंडीशन में भी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक एटम। आयनिक एटम की करेक्टरिस्टिक के बारे में यही सब था। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। That's all. Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.